बताए जाएंगे उसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। तो क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। बता दें कि आज पहले प्रश्न चलेंगे, फिर लास्ट में आप लोगों के लिए ट्रिक रखे गए हैं कि प्रत्यय को देखकर ही बस कैसे पहचान लिया जाए कि कौन सा प्रत्यय क्या है संस्कृत में। तो संस्कृत में प्रत्यय जो होते हैं आप लोगों को 2 नंबर के आते हैं। तो आज 14 प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है, 14 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आप लोगों को संस्कृत के करने हैं। और जो भाई बहन अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है। पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि व्याकरण बोधन से श्रेष्ठ विधान करा। व्याकरण के बोधन के लिए कौन सा श्रेष्ठ विधान है, कौन सा विधान सबसे श्रेष्ठ है व्याकरण के सीखने के लिए। तो पहला करा है कि सूत्रणाम कंठस्थीकरणम छात्राणाम प्रेरणम। तो अब देखिए यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि कंठस्थीकरण, आप लोगों को पता है कि एनसीएफ कहता है कि कंठस्थीकरण से दूर रखना है बालकों को, यानी रटने की पद्धति से दूर करना है। तो पहला हमारा गलत हो गया, सॉल्व करते और प्रश्नों को छाटते चलेंगे। अब देखिए दूसरा करा है कि उदाहरणम द्वारा, यानी करा है कि पहले उदाहरण बताया जाए। दूसरा करा है व्याकरण नियम, फिर इसके बाद व्याकरण के नियम को बताया जाए। व्यक्तित्वकरण यानी व्यक्तियों के अनुसार किया जाए, पहले जो बालक हैं उनको उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाए, फिर व्याकरण बताया जाए, फिर इसके बाद व्यक्तित्व किया जाए। ये तो होल्ड पे रखते हैं, क्वेश्चन मार्क पे। यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, शब्द रूप सारिणी, यानी शब्दों के रूप और सारिणी का मुख्यतः उपयोगन, यानी मुख्य रूप से उपयोग और रचनात्मक अभ्यास, यानी रचना के साथ अभ्यास। देखिए ये व्याकरण की जो होती है प्राथमिक स्तर पे बालक जो होते क्या करते हैं, रचना का कार्य संस्कृत में नहीं करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 1, 2, 3 में कक्षा में नहीं होता है, 4, 5 में होते हैं संस्कृत। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे तीसरा करा है कि दत्त नियम, यानी दत्त में होता है गृह कार्य नियम के अनुसार अभ्यास कराना, यानी गृह कार्य के द्वारा अभ्यास करना। देखिए गृह कार्य कब होता है, जब आप बालक को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद उसी से मिलता जुलता टॉपिक्स देते हैं तो बालक घर पे उसका रिवीजन करता है, तो उसे दोहराता है, तो वो दत्त कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे व्याकरण की बात किया है, व्याकरण सीखने की, तो पहले उदाहरण बताया जाए, फिर व्याकरण, फिर इसके बाद व्यक्तित्व करण के उसका किया जाए बालकों का। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, जितने लोगों का दूसरा है एकदम सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि आज आप लोगों के लिए अब रेगुलर 3 दिन के बाद एक संस्कृत की क्लास चलेगी, क्योंकि संस्कृत की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके साथ साथ एनसीएफ के जितने भी प्रश्न हैं, एनसीएफ के जितने भी प्रश्न होते हैं और एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरे प्रश्न से। दूसरा ये करा कि छात्र केंद्रित शिक्षा या स्वरूप किम, करा कि छात्रों के, यहाँ पे करा कि छात्रों के केंद्रित, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला करा है कि कठोर अनुशासन, यानी कठोर के साथ होना चाहिए। देखिए इसको अगर हिंदी में करेंगे तो कठोर होना चाहिए, कठोर के साथ होना चाहिए। दूसरा करा है कि स्थिर, यानी स्थिरोपसेन अवस्था, यानी स्थिति के अनुसार उसके होना चाहिए। क्रियाकलाप वैविध्य होना है, क्रियाकलाप यानी करके सीखने के साथ होना चाहिए छात्र केंद्रित शिक्षा जो होती है स्वरूप। और यहाँ पे चौथा करा है कि सिद्धि मापनायाम नियम नियत परीक्षा, यानी सिद्धि माप, यानी क्या करा है कि इसके अनुसार आप क्या करें, एक नियत परीक्षा, एक अनुसार परीक्षा ले, तब आप बाल केंद्रित शिक्षक होगा बार बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा दूसरे का, जल्दी से बताइए। देखिए दूसरे का जाएगा क्रियाकलाप, बालक जितना क्रियाकलाप करेगा, क्रियाकलाप वैविध्यम, यानी क्रियाकलाप के द्वारा, यानी देखिए छात्र शिक्षक केंद्रीय, यानी जो होता है छात्र केंद्रित शिक्षा जो होती है, कक्षा का स्वरूप क्रियाकलाप की जो विविधता होती है उसके अनुसार होती है। प्राय छात्र कार्य, यहाँ पे कार्य कौशल की विविधता पाई जाती है, यानी सभी में कार्य कौशल की विविधता पाई जाती है, तथा विचारों की पृथकता पाई जाती है। पृथकता की मतलब ये है कि अलग अलग उनकी सोच होती है, तो अलग अलग सोच करेंगे तो 2 अलग अलग सोच मिलेंगे तो एक नया सोच बनेगा, ठीक है। नया सोच बनेगा तो बालक क्या करेगा, जिज्ञासु होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, क्रियाकलाप वैविधता के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न पे तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या कर रहा है, जो कि तीसरा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब आप लोगों के बनने चालू होते हैं। देखिए करा कि विशिष्ट छात्रयाम बोधनम, यानी करा है कि विशिष्ट छात्रों के जो बोधन यानी उनके सीखने के लिए क्या उपयोग है। तो पहला करा है कि ते विशेष सा अध्यापनिया, और दूसरा करा है कि तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचार्य कथनिया, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पृथक तेसा परीक्षा भवते, और यहाँ पे चौथा करा है कि मुख्य धारायाम प्रवेश अन्य छात्रा से बोधनम कर्तव्य। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहला हमारा करा है कि विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य धारा में प्रवेश करके क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विशिष्ट धारा जो जाएगा यहाँ पे चौथा के साथ जाएगा, क्योंकि सभी छात्रों के साथ एक बार आप उनको क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें क्या होता है विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य रूप से प्रवेश करके, यानी जो उनका जो प्रवेश होता है, उनके दाखिला होता है, उसमें प्रवेश करा के
छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त कराएंगे। शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उनकी बोधनता क्षमता को विशेषित, यहाँ पे विशिष्ट दोनों छात्रों यानी सामान्य और यहाँ पे देखिए सामान्य भी होगा और विशिष्ट छात्रों को एक साथ लेके आप चलेंगे तो क्या होगा, उनका ज्ञान जो होता है एक दूसरे से वार्तालाप करके अधिक सीखेंगे। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं चौथा हमारा क्या कर रहा है। ज़्यादा प्रश्न आज नहीं है, मात्र 14 प्रश्न है, लेकिन उसके बाद ट्रिक बताए जाएंगे जो कि आप अच्छे से अगर समझ लिए तो आप अच्छे से प्रत्यय जो होते हैं संस्कृत के वो अच्छे से पहचान लेंगे। अब देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पठन कौशल अनेन प्रभावित भवते, कह रहा है कि पठन कौशल के पाठन के उद्देश्य के लिए क्या है, क्या भवती, यानी कह रहा है कि पठन कौशल अनेन, अनेन मिस होता है अनेक, प्रभावित भवती यानी पठन कौशल को क्या अनेक प्रभावित करते हैं। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है पाठकस्य उद्देश्य आसक्ति एवं पाठचर्या कंठस्थ्यर, और दूसरा करा है कि पाठ्य पुस्तका नाम मूल्यम तथा स्वरूपम, और तीसरा करा है कि छात्रस्य सामाजिकी आर्थिक परिस्थिति है, और चौथा करा है कि छात्रस्य ज्ञान स्तर, यानी छात्रों के ज्ञान के लिए छात्र सामाजिक यानी छात्र के सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति होती है उसे प्रभावित करती है सीखने में, और तीसरा करा है पठन पुस्तक, यानी करा है कि पाठ्य पुस्तक के जो मूल्य हैं उसके स्वरूप निर्धारित करते हैं, पढ़ने के अनेक विविध प्रभावित करते हैं पठन कौशल में। और यहाँ पे पहला करा कि यहाँ पे पाठ्यकस्य उद्देश्य यानी पाठों के उद्देश्य आकस्मिक यानी जो तुरंत लाए जाते हैं, पाठ्यकस्य कंठस्थिक स्तर होता है। तो यहाँ पे चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी चौथे का जी इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे का, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि पठन कौशल पाठ के उद्देश्य यहाँ पे जो होता है आसक्ति, यानी आसक्ति में होता जो है यहाँ पे देखिए रुचि होता है, याद रखिएगा रुचि होता है, बालकों की रुचि के अनुसार कार्य होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे आप जान लेंगे तो उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखिए कितने लोगों को आसक्ति में नहीं पता होगा, लेकिन इसका मतलब होता है रुचि, ठीक है, रुचि। अगर बालक रुचि नहीं लेंगे तो वो क्या होते पढ़ने में प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है एवं पाठ कठिनाई में प्रभावित होता है। यदि यहाँ पे जो पाठक होता है भाषागत यहाँ पे जो कठिनाई होती है, बोध होता है, अगर पढ़ने में निश्चित नहीं है तो उसको प्रभावित करेगा। अगर रुचि नहीं ले रहा है तो पढ़ने में प्रभावित करेगा। सेम है, आप कितना भी बालक को पढ़ाइए, अगर वो रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में तो वो असक्त होगा। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, पांचवें पे देख लेते हैं। पांचवा क्या करा, देखिए वाक्योशलम इति सस्य अस्य यहाँ पे सहायम शज्ञ वर्धते, कराए कि जो यहाँ पे कराए कि जो अभिनव गोष्ठी होते, मतलब ये कि वाक्य कौशलम यानी वाक्य यानी बोलने में कौशल के इति अस्य अधिक से समाहस्यन अभ्यंत वर्धते, मतलब उसके जो वाक्य कौशल है उसके लिए क्या सबसे वर्धते, क्या उचित है। यहाँ पे करा कि यहाँ पे करा है स्थान पस्ति सारिणी, दूसरा करा है कि लिखित संभाषण अभ्यास, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अभिनव में होता है यानी नाटक करके गोष्ठी चिंतनम करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि समृद्धि वाचन सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा पांचवें का, देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे संभाषा अभ्यास नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि पांचवें में क्या होता है कि जब अभिनव एवं गोष्ठी में वाणी की कुशलता में वृद्धि, यानी जब बालक देखिए वाक्य कौशलम यानी जब अभिनय करेंगे बालक तो उनकी जो वाक्य होती है, बोलने की शैली होती है, एक रूप से प्रकाशित होती है, यानी अपने में तत्पर होते हैं, एक अच्छे स्तर की ओर अग्रसित होते हैं बोलने में, किस प्रकार से वो हिचक नहीं हो रहा है उनको बोलने में, ठीक है। जब अभिनय करेंगे, मंचन करेंगे तो वहाँ पे अधिक से अधिक बालक क्या करेंगे, अपने बोधन वाक्य कौशल के द्वारा बोलने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न इसे तो आप लोग देखिए कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कर रहा है कि श्रवण कौशलम भी वर्धने अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि। तो कह रहा है इसमें कि श्रवण कौशल को पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो होता है, मतलब श्रवण कौशल के वर्धने यानी सुनने के लिए, श्रवण मिस होता है सुनना, कौशल के लिए कौशल मिस होता है सीखना, यानी श्रवण कौशल के विकास के लिए अति अधिक कारिणी कौन सा कर्तव्य है, यानी कौन सा है। पहला करा है कि श्रवणात पूर्व छात्रा स्वयं पठित, यानी सुनने के बाद सुनने के पहले ही छात्र स्वयं पढ़ें। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यहाँ पे कीर्थम श्रवणीयम तृतीया छात्रा पूर्वमेव यहाँ पे जानीयुः। और तीसरा करा है कि संविस्तरम विवितरम श्रवणात् पूर्व भवते। और चौथा करा है कि श्रवणाय विचिंतानाम पाठ्यानाम उपयोगित। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा। जी छठे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे
चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए श्रवणाम यहाँ पे परिचिंतान पाठ्यानाम उपयोग, इसका मतलब ये होता है कि श्रवण में से सुनना कौशल बढ़ाने में, सुनने के लिए, यानी देखिए श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए अत्यंत कर्तव्य क्या होता है, तो अगर किसी बालक को सुनने में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, अत्यंत प्रभावशाली बनाना है, तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो बालक होते हैं पाठों के प्रयोग का अत्यंत परिणामकारी होता है, यानी जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उस पर जो विचार किया जाता है बहुत ही अच्छा होता है। इससे छात्रों में पाठ की श्रवण करने की रुचि बढ़ती है, यानी अधिक से अधिक कहानियों के माध्यम से रुचिकर अगर पढ़ाएंगे तो बालक को क्या करेंगे, अधिक से अधिक सीखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सातवां क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि छात्राम भाषायाम अर्जदंती अनेक यहाँ पे विधानेन, करा है हमारा कि युवा छात्रों में भाषा को अर्जित करने के लिए अनेक विधान क्या है, तो पहला करा है कि वास्तविक जीवन संदर्भे तस्या भाषायाम व्यवहार, यहाँ पे व्यवहारगति, करा है कि जो बालक के वास्तविक जीवन में जो भाषा है उसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। और यहाँ पे दूसरा करा है कि पाठ्य पुस्तकन उल्लेखनीय कविंती, यानी पाठ्य पुस्तकों के उल्लेख के लिए होता है। और चौथा करा है, तीसरा करा है कि व्याकरणीय परीक्षासु यहाँ पे करा उत्तमानार्जन, यानी व्याकरण के यहाँ पे करा व्याकरण के शिक्षक के लिए उत्तरामार्जन, यानी उत्तर पास करने के लिए, यानी उनको पास करने के लिए होता है। और चौथा करा है प्रश्नोत्तर कंठस्थीकरण, यानी देखिए प्रश्नों को कंठस्थीकरण करने का करा है कि कंठस्थ करने की बात करा है, जो कि गलत है हमारा। तो यहाँ पे राइट आंसर सातवें का क्या जाएगा जी, देखिए सातवें का राइट आंसर सीधे सीधे यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना, भाषागत उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। वास्तविक जीवन जहाँ पर भी दिया हो समझ लीजिएगा उसके आसपास उसकी घटित उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं आठवां क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है आठवां। देखिए आठवां ये करा है हमारा कि सह कलन, यहाँ पे कलम सकल कलम इति पद्यन, यहाँ पे करा है पदद्वंते अत्ययनम अलंकार अंकला। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा जी, आठवां का राइट आंसर क्या होगा, श्लेष होगा, श्लेष अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, अन्योन्य होगा, यमक होगा। कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि स में करा है कि स में कलनम सकल कलम इति पदद्वंदे अत्ययनम अलंकारम, तो अलंकार, तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष होगा, रूपक होगा, अन्वयन्य होगा, यमकम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए इसका राइट आंसर जो भी जाएगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जाएगा, क्योंकि अच्छा प्रश्न है कि देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, इसका राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे जी तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे अन्वयन होगा। इसमें क्या होता है कि सकल कलम इति द्वंद्व पद, यानी द्वंद्व पद में यमक अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पे जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार का शब्द दो है, इस अलंकार में एक ही अलंकार के शब्द, देखिए यमक अलंकार के दो हैं, लेकिन पूछा है कलम, अगर सकल पूछा होता तो यमक होगा, अगर सकल पूछा होता तो यहाँ पे अन्वयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जी राइट आंसर यहाँ पे यमक ही होगा, ये तीसरा नहीं होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथा होगा, यमक होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस अलंकार में एक ही आकार के शब्दों को बार बार प्रयोग किया जाता है, यमक अलंकार में बार बार रिपीट की जाती है शब्दों को। तो यहाँ पे देखिए सकल होगा, कलम होगा, यानी देखिए जो इस मिलता जुलता होता है प्रश्न वही उससे मिला होता है, द्वंद्व समास में पूछा है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नौवें प्रश्न पे देखते हैं, नौवां क्या करा है कि भाषा अध्यापक अप्रत्यन छात्राणाम सिद्धे मूल्यांकनम सतत करोति कथम वक्तु शक्ते। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला करा कि भाषा विषयगत पत्रिका प्रयोग दीर्घकालीन पेक्षासु भवति। और यहाँ पे दूसरा करा कि समय सारणी भाषा का छावी अत्यधिक महत्वम काल च प्रणोति। और तीसरा करा कि वह मूल्यांकनम कनोपाया भाषा बोधनम याश्च वर्तते। और यहाँ पे चौथा करा कि निरंतर व्याकरण मूल्यांकन सूची पत्रिका मूल्यांकनम लेखनम यहाँ पे प्रधानात्यात वहति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नौवें का जी, नौवें का राइट आंसर पहले बता दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे नौवें का चौथे के साथ जाएगा। चौथे का थोड़ा सा जान लेते हैं क्या करा है कि निरंतर मिस होता है लगातार। देखिए करा कि यहाँ पे भाषा अध्यापक यानी भाषा के अध्यापक को अत्यंत छात्र, यहाँ पे करा है अत्यंत छात्राणाम यानी सिद्धि, यानी अत्यंत छात्रों को सिद्ध करने के लिए मूल्यांकन जांचने के लिए सतत करोति, यानी कौन सी लगातार पद्धति को करना चाहिए। तो यहाँ पे निरंतर होगा, निरंतर मिस होता है लगातार, और लगातार जो होता है सतत से संबंधित होता है, भाषागत बिना प्रयत्न के
यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कि भाषा अध्यापक बिना प्रयत्न के छात्रों का मूल्यांकन निरंतर करता रहता है। वह समय सारणी के भाषा की कक्षाओं में अत्यधिक महत्व को समय छात्रों के मूल्यांकन करता है, जिसमें क्या होता है अगर लगातार करते रहेंगे, जैसे पाठ को पढ़ा दिया गया, पाठ को अगर खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाए तो बालक का जो उपचारात्मक कार्य है वो पूरा हो जाएगा। राइट आंसर चौथा था। 11 पर यहाँ पे 10वें प्रश्न पे पढ़ते हैं, देख लेते हैं 10वां हमारा क्या कह रहा है। कर बालकः शुनकेषु कष्ट दष्ट इति कस्योदाहरणम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि कर्तरीय प्रयोगस्य और दूसरा करा है कि कर्मणीय प्रयोगस्य और यहाँ पे तीसरा करा है कि भावे प्रयोगस्य और यहाँ पे चौथा करा है कि लीजंत प्रयोगस्य। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 10वें का जी। राइट आंसर यहाँ पे 10वें क्या होगा, यहाँ पे बालक के सुनने की कह रहा है कि जो बालक हैं उसके सभी यहाँ पे जो होते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि सुकेन दष्ट, यानी बालक के सभी सुकेन दष्ट इति कस्योन उदाहरण। कौन सा उदाहरण है बालक के सुनने के, तो पहला करा है कर्तयन प्रयोगस्य, दूसरा करा है कि कर्मणि यानी कर्म है, यहाँ पे कर्तव्य है, कर्म है, भाव है और यहाँ पे करा है निज है। तो निज में होता है जो उसका निजी है, भाव यानी उसके अंदर की जो भाव लहर उठते हैं उसके लिए कर्म जो कर रहा है या फिर कर्तव्य जो उसका है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका जी 10वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, कर्तव्य के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है सुन के सुदष्ट, यानी बालक जो वाक्य यहाँ पे होता है कर्तव्यवाच के अंतर्गत उदाहरण है। यानी देखिए कह रहा है कि बालक के कर्तव्यवाच के अंतर्गत सुनने के अंतर्गत कौन सा है, तो वो यहाँ पे कर्तव्यवाच होता है। इसमें क्या होता है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन के रूप में होता है। याद रखिएगा कौन सा होता है कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन के रूप में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं 11वां क्या कर रहा है हमारा, करा कि यह सर्वेषु जनेषु प्रीतिमानसः। तो यहाँ पे पहला करा है कि मानवीय, दूसरा करा है कि मानकुल प्रेमी और यहाँ पे तीसरा करा है कि सहानुभूति पर और यहाँ पे चौथा करा है कि मान द्वेषी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा जी। यहाँ पे देखिए करा है कि स माने वह सर्वे जनेषु प्रीतम, यानी कह रहा है कि जो सभी के लिए प्रिय हो। तो इसके लिए क्या होगा, तो पहला कह रहा है जो सभी के लिए प्रिय हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, मानवीय होगा, मानव कुल प्रेमी होगा या फिर कह रहा है कि सहानुभूति होगा या फिर मान द्वेषी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जो सभी के लिए प्रिय होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनु में तो होता है सभी, प्रियताम मिस होता है प्रिय और यहाँ पे यह मिस होता है वह। तो जो सभी के लिए होता है प्रिय उसके लिए क्या शब्द होगा, तो पहला कह रहा है कि मानवीय होगा, मान कुल प्रेमी होगा, सहानुभूति पर होगा, मान द्वेषी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का हमारा क्या होगा जी। 11 का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा जी, दूसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो सभी लोगों के लिए प्रिय होता है उसे मानवीय कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मानव के द्वेष करने वाला होता है उसे मान द्वेषी होता है। जो मानव से द्वेष करता है उसे क्या कहते हैं, मान द्वेषी, यहाँ पे द्वेषी कहते हैं, ठीक है। द्वेषी मतलब जो कष्ट देता है उसके लिए होता है। और जो कहलाता है जो सभी मानव के लिए समान रूप से व्यवहार करता है वो मानवीय होता है, ठीक है। मानवीय होता है जो सभी के लिए समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर गया था, दूसरे के साथ गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 12वें पे देख लेते हैं। 12वां हमारा क्या कह रहा है, 12 का हमारा ये करा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है हमारा कि यहाँ पे कष्ट शुद्ध सृष्टि उच्चारण लय वेग यहाँ पे निर्गलता चैत्य कस्या। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि लेखन कौशल, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेखन कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल, कोशोपयोग कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा जी। इसका राइट आंसर 12 का क्या होगा, कह रहा है कि कंठ, यहाँ पे कंठ शुद्ध यानी कंठ को शुद्ध और यहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से उच्चारण करने के लिए लय वेग और निर्गता यानी एक समान चलने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा कथन के अंतर्गत आता है, लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, पठन कौशल के अंतर्गत आता है, वाचन कौशल के अंतर्गत आता है या फिर कोशोपयोग कौशल यानी करके सीखने के लिए आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर होगा जी। 12 का राइट आंसर जाएगा वाचन के साथ जाएगा। जब आप बोलेंगे तभी तो एक लय में जाएंगे, जब आप बोलेंगे तभी तो एक वेग यानी एक गति में जाएंगे, जब आप बोलेंगे तभी तो उच्चारण जो होता है सही करेंगे, जब आप बोलेंगे तभी तो कंठ जो होता है, तालु होता है, मुर्दा होता है, उसका प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है KTMDO, ये बता दिया गया है इस सूत्र को। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा वाचन कौशल, क्योंकि बोलेंगे तभी एक निश्चित रूप में अपने लय को पकड़ेंगे आप। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि लय वाला घात स्वर कस्य गुणा, कह रहा है कि जो लय
करा कि स्व, यहाँ पे करा है कि जो लय है बलाघात है स्वर है कस्य गुणा, यानी कौन सा गुणा है। यहाँ पे पहला करा कि संगणित स्वरा, यहाँ पे करा कि स्वराणाम, और यहाँ पे करा कि संभाषणा भाषा, और यहाँ पे करा लिखित भाषाया, और चौथा करा है कि यहाँ पे शब्दवेद भाषाया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर होगा लय बालाघात, यानी जो एक समान गति चलती है उसके बालाघात में जो जोर पड़ता है, बालाघात मतलब जिससे बल पड़ता है उसके कौन सा हो सकता है। तो पहला करा है कि संग, यहाँ पे करा है कि संगणित स्वराणाम, और यहाँ पे करा है कि संभाषणा भाषाया, और लिखित भाषाया, यहाँ पे करा के शब्दवेद भाषाया। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का हमारा होगा जी। देखिए 13 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए गुणा करने की बात कहा है तो यहाँ पे देखिए बात होगा संगणित क्रिया, जिसमें क्या होता है गणना की जाती है, गणना की जाती है। तो गणना किस में आएगा आपका, संगणनीय में होता है, कैलकुलेट में होता है, डिस्कैलकुलिया में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। देख लेते हैं 14 का क्या करा कि छात्रा स्वायत्ता अनेक प्रोत्साहित भवती, यानी छात्रों की स्वायत्ता के लिए अनेक प्रोत्साहित भवती है। क्या क्या भवती है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है यहाँ पे कि कक्षायां सर्वे छात्रया पर्येण नायक क्रियंती इति विधेयनाम, और दूसरा करा कि छात्रेस्य अनुशासनस्य उपनिक्षेपणेन, और यहाँ पे तीसरा करा कि स्वमौल्यांकन, यानी स्वयं की मूल्यांकन करने के लिए साध्यायाम, यानी साध्य के लिए छात्रायाम समावेशनम, यानी बालकों का समावेशन करना चाहिए। और चौथा करा है कि समकृत्य गृहाध्ययन, यानी सभी को एक समान गृह कार्य नियोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, छात्रायाम स्वायत्ता, यानी छात्रों की स्वायत्ता की जांच करने के प्रोत्साहित करने के लिए क्या होना चाहिए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कहाँ देंगे इसके राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे इसके राइट आंसर, सही सही सभी लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो ट्रिक है उसको जान लिया जाएगा। उससे पहले बता दें कि